नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला भूगोल विषय के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 जो कि 20 मई 2016 को संपन्न हुई थी कि भूगोल विषय के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले प्रकार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होते हैं जिनकी कुल संख्या 50 होती है। दूसरे प्रकार के अंतर्गत विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी कुल संख्या 100 होती है। इस प्रकार से संपूर्ण परीक्षा 150 प्रश्नों की आयोजित की जाती है। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कल के वीडियो के माध्यम से आपने सॉल्व किया था। आज आप भूगोल विषय के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं भूगोल विषय के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका कोल्ड नेबुला की परिकल्पना इनमें से किस विद्वान द्वारा दी गई थी? तो इसका पहला आंसर सही है, इमैनुअल कांट। पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका की परिकल्पना इमैनुअल कांट द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर निहारिका परिकल्पना की बात करें तो निहारिका परिकल्पना लाप्लास महोदय द्वारा दी गई थी। निहारिका मेघ परिकल्पना वान वाइज़सेकर महोदय द्वारा दी गई थी एवं ठंडी निहारिका की परिकल्पना इमैनुअल कांट महोदय द्वारा दी गई थी। वैसे तो निहारिका परिकल्पना लाप्लास महोदय द्वारा दी गई थी, किंतु वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन इमैनुअल कांट द्वारा किया गया था और ये प्रश्न यूजीसी में एक बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, सोल्फ तारा इनमें से किस एक का प्रकार है? तो इसका पहला आंसर सही है, ज्वालामुखी। सोल्फ तारा ज्वालामुखी का एक प्रकार है। तो आइए सोल्फ तारा के विषय में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सोल्फ तारा की यदि बात करें तो जब ज्वालामुखी से राख एवं लावा निकलना बंद हो जाता है एवं उसके बाद भी बहुत दिनों तक उसमें से विभिन्न तरह की गैसें एवं राख निकला करती हैं, यही अवस्था सोल्फ तारा कहलाती है। सोल्फ तारा नाम भूमध्य सागर के किनारे स्थित सोल्फ तारा ज्वालामुखी से लिया गया है। वास्तव में यह गंधकीय धुआंरा है जिससे गंधकीय धुआं निकला करता है। धुआंरे का विस्तृत क्षेत्र अलास्का के कटमई ज्वालामुखी के समीप है जिसे 10,000 धुआंरे की घाटी कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि 10,000 धुआंरे की घाटी कहाँ है, तो इसका आंसर है 10,000 धुआंरे की घाटी जिसे कटमई ज्वालामुखी कहा जाता है, यह अलास्का में स्थित है। फिर ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, जब ज्वालामुखी के उद्गार बंद हो जाने के बाद उसमें से धुआं निकला करता है जिसमें से गंधक की मात्रा अधिकता से होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे ज्वालामुखी को सोल्फ तारा कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत असिताश्म, जिसे बेसाल्ट कहा जाता है, आता है। तो इस प्रश्न का चौथा आंसर सही है। इसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है? तो पवन द्वारा प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र में कोई चट्टान खड़ी है और पवन के अपर्दन के द्वारा इस चट्टान पर बीच बीच में छेद कर दिए जाते हैं, इसी को जो है प्रस्तर जालक कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपर्दन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपर्दन भूजल के द्वारा होता है और इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मिलान सही है? तो यहाँ पर इसका चौथा ऑप्शन सही है, जलगर्तिका, नदी स्थलाकृति एवं अपर्दन, ये तीनों नदी के से संबंधित है और सभी में आप देखेंगे जलगर्तिका नदी से संबंधित है, काष्ठ स्थलाकृति
चूना पत्थर वाले क्षेत्रों से संबंधित है और अपरदन। तो इस प्रकार से सबसे सही आंसर जलगर्तिका, नदी स्थलाकृति एवं अपरदन सही है, ये जोड़ा सही है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, हिम सुमार्जित जिसे रासमटोन्नी कहा जाता है किस में पाई जाती है? तो रासमटोन्नी हिम नदी अपरदन के द्वारा बनी स्थलाकृति है। तो इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है, हिम नदी स्थलाकृति। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, स्ट्रेटो ज्वालामुखी नारकोंडम किस देश में स्थित है? तो इसका पहला आंसर सही है, भारत। स्ट्रेटो ज्वालामुखी नारकोंडम भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अपरदन के डेविसियन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है? तो अपरदन के डेविसियन चक्र का अंतिम चरण पेनी प्लेन है और पेनी प्लेन की कॉन्सेप्ट डेविस महोदय के द्वारा दी गई थी। डेविस महोदय अमेरिका के भू आकृति विज्ञानवेत्ता थे और इनका भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने कहा था, स्थलाकृति संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है। लैंडस्केप इज द स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। लैंडस्केप इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। तो इन तीनों को डेविस के ट्रियो कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, डेविस के ट्रियो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज है। इनका जो सिद्धांत था वो समय निर्भर सिद्धांत था और इसके बाद इनके सिद्धांत की जर्मनी के पेंक द्वारा दुर्दशा की गई और उन्होंने समय स्वतंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है? तो दुर्बलता मंडल ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर स्थित है। प्रवार मीन्स मेंटल, ऊपरी मेंटल के ठीक ऊपर स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2001 में भारत के किस राज्य को एक बड़ा भूकंप आया था? तो 26 जनवरी 2001 में भारत के गुजरात राज्य में एक बड़ा भूकंप आया था। तो यहाँ पर गुजरात के भुज भूकंप की यदि बात की गई है तो एक भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों भारत के इतिहास में अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप 1773 का कलकत्ता का भूकंप था, जो 11/10/1773 को आया था। इसमें 3 लाख से अधिक व्यक्ति काल कवलित हो गए थे। तो दोस्तों इस प्रश्नों को अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप कौन था? तो 1773 का कलकत्ता का भूकंप था। इसमें 3 लाख लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है, किस तट के अनुदिश जिन स्थलाकृतियों का अध्ययन किया गया उनमें कास्ट स्थलाकृति सर्वप्रथम थी? तो एड्रियाटिक सागर के तट पर अनुदिश कास्ट स्थलाकृतियों का अध्ययन किया गया था और कास्ट स्थलाकृतियां एड्रियाटिक सागर के समीप ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है, वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से सबसे कम अनुपात किसका होता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ का इसमें 5वां ऑप्शन नियान सही है। तो वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से सबसे कम अनुपात नियान का होता है, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार। यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण गैसों को भी आप देख लीजिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08% पर पाई जाती है। इसी तरह से ऑक्सीजन 20.95% पर, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% पर पाई जाती है। वहीं नियान 0.002% पर पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ट्रेस गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर जो है ऑक्सीजन है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में संवहनी वर्षा होती है? तो संवहनी वर्षा जकार्ता में होती है। यदि संवहनी वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में हुआ करती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इसका विस्तार 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। कभी ये पेड़ियों के खिसकाव के कारण 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश भी
हो जाता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र का विस्तार एशिया में इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो तथा सेलेवीज में पाया जाता है। वहीं अफ्रीका में गिनी तट में एवं दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन में पाया जाता है। तो जकार्ता भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ता है, इस कारण से यहाँ पर संवहनी वर्षा होती है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, वह वायुमंडलीय परत जो जैवमंडल का एक भाग है उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर कम होती चली जाती है और लगभग 10 किलोमीटर होती है। तो क्षोभ मंडल पर ही समस्त जैविक क्रियाएं घटित होती हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, स्थानीय पवन सिमूम निम्न में से किस देश में बहती है? तो स्थानीय पवन सिमूम ईरान में बहती है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित नहीं होता? तो अफगानिस्तान उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित नहीं होता। ये समुद्र से दूर है एवं एक स्थल रुद्ध देश है। यहाँ तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात पहुँचते पहुँचते बहुत ही धीमे हो जाते हैं और अफगानिस्तान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है, जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है तो इसे अधिविष्ट वताग्र कहा जाता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। फिर दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई किस शहर के ऊपर अधिक होगी? तो क्षोभ मंडल हमने बताया कि भूमध्य रेखा से सर्वाधिक ऊंचाई क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर होती है और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती जाती है। तो कोलंबो श्रीलंका सबसे दक्षिण में है, तो यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है एवं इसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ऊंचाई क्षोभ मंडल की मोटाई कम होती जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची 1 में कोपेन के जलवायु प्रदेश दिए गए हैं और दूसरे में क्षेत्र दिए गए हैं। तो ए जलवायु मालदीव में पाई जाती है, मालदीव में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। इसके बाद बी जलवायु सऊदी अरब में पाई जाती है, सी जलवायु पुर्तगाल में एवं डी जलवायु जापान में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा कोपेन महोदय की बात कर लेते हैं। तो कोपेन जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता थे। ये ऑस्ट्रिया के राज्य विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग के प्रोफेसर थे। इन्होंने जलवायु का पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और इनका वर्गीकरण बहुत ही सरल, सहज एवं सर्वमान्य है। इन्होंने तापमान एवं वनस्पति को आधार मानकर कैंडोल द्वारा प्रस्तावित वनस्पति मंडलों को आधार मानते हुए विश्व के जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसके बाद इन्होंने कहा था, किसी क्षेत्र की वनस्पति वहां की जलवायु की सत्य सूचक होती है। इस सेंटेंस को याद रखिएगा, एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस वायु राशि की लगभग आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी जिसकी निरपेक्ष आर्द्रता 10 ग्राम घन मीटर है, जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घन मीटर वायु अधिकतम 17.3 ग्राम जल का धारण कर पाती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन 58% सही है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में अधिकतर पश्चिमी हवाएं चलती हैं? तो अधिकतर पश्चिमी हवाएं अर्जेंटीना में चलती हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चौड़ाई महाद्वीपीय समतल, जिसे महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है, विश्व के किस भाग से जुड़ी हुई है? तो साइबेरिया में सबसे अधिक महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। यदि ऑप्शन में साइबेरिया ना हो तो आर्कटिक सागर मिल जाएगा, और यदि आर्कटिक सागर भी ना मिले तो रूस दिया होगा, तो आपको रूस में टिक करना होगा। तो इस प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक सागर में, किंतु यहाँ पर आर्कटिक नहीं दिया, साइबेरिया दिया है, और साइबेरिया भी ना दिया होता तो रूस दिया होता,
तो इनमें से जो भी आता उसी को आपको टिक करना था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करें और दिए गए कोड में से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 में सागर एवं महासागर दिए हुए हैं एवं सूची 2 में महासागरीय कटक दिए गए हैं। तो पहला अटलांटिक महासागर में डाल्फिन कटक पाया जाता है, प्रशांत महासागर में कोकोस कटक पाया जाता है, आर्कटिक महासागर में मेंडेलीव कटक पाया जाता है तथा अरब सागर में एडेन कटक पाया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, महासागरीय तल का सबसे गहरा भाग स्थित है। तो महासागरीय तल का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे गहरी गर्त जिसको कहते हैं मेरियाना गर्त या फिर चैलेंजर गर्त, ये 11,033 मीटर गहरी है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए सबसे गहरा तल प्रशांत महासागर का ही होगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, महासागरीय कटक डाल्फिन राइज किस महासागर में स्थित है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, महासागरीय कटक डाल्फिन राइज अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महासागरीय निक्षेप वेलापवर्ती निक्षेप है। तो दोस्तों इसका आंसर है लाल मृत्तिका। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से महासागरीय निक्षेप की बात कर लेते हैं। महासागरीय निक्षेप को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है भूमिज निक्षेप और दूसरा होता है गहन सागरीय निक्षेप या पेलाजिक निक्षेप। तो जो भूमिज निक्षेप की बात करें तो इसके अंतर्गत बजरी, बालू, सिल्ट क्ले एवं पंख आते हैं। एवं पेलाजिक निक्षेप की बात करें तो इसके अंतर्गत जैविक निक्षेप एवं अजैविक निक्षेप 2 भागों में इसको बांटते हैं। और जैविक निक्षेप के अंतर्गत चूना प्रधान निक्षेप एवं सिलिका प्रधान निक्षेप शामिल होते हैं। चूना प्रधान के अंतर्गत ग्लोबजेरिना ऊज एवं टेरापोड ऊज एवं सिलिका प्रधान के अंतर्गत डायटम ऊज एवं रेडियो क्लेरियन यूज शामिल होता है। इसी तरह से अजैविक निक्षेप की यदि मैं बात करूं तो इसमें लाल मृत्तिका, ज्वालामुखी पदार्थ एवं ब्रह्मांडीय पदार्थ शामिल होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि रेत, पंख, गाद, बजरी ये सभी भूमिज निक्षेप हैं, किंतु लाल मृत्तिका पेलाजिक निक्षेप है, गहन सागरीय निक्षेप है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, हस्तक्षेपी उथली सरणी चैनल या अनूप के साथ सामान्यतः किनारे से जुड़ी प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है। इसको कहा जाता है फ्रिंगिंग रीफ। तो दोस्तों प्रवाल भित्तियों की यदि मैं बात करूं तो प्रवाल भित्तियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली तटीय प्रवाल भित्ति, इसको फ्रिंगिंग रीफ कहते हैं। दूसरी होती है अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ इसको कहते हैं। और तीसरी होती है वलयाकार प्रवाल भित्ति, जिसे एटाल कहा जाता है। तो जो तटीय प्रवाल भित्ति होती है वो महाद्वीप या द्वीप से एकदम सटी हुई होती है, लगी हुई होती है, एवं कभी कभी थोड़ा सा दूरी भी होती है। तो तट एवं भित्ति के बीच में एक झील बन जाती है जिसे बोट चैनल कहा जाता है। तो बोट चैनल का निर्माण तटीय प्रवाल भित्ति के अंतर्गत होता है। दूसरी अवरोधक प्रवाल भित्ति तट से थोड़ा दूर स्थित होती है। और वलयाकार प्रवाल भित्ति किसी प्रायद्वीप या द्वीप के चारों ओर घोड़े के नाल के समान होती है और इसको एटाल कहा जाता है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से महासागरीय जल में लवणीयता का दूसरा सबसे बड़ा घटक कौन सा है। तो महासागरीय जल में लवणीयता का दूसरा सबसे बड़ा घटक सोडियम है। दोस्तों या इस प्रश्न को थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखते हैं। महासागरीय जल की लवणता की यदि बात करूं तो चैलेंजर अभियान के दौरान 1884 में डिटमार महोदय ने यह पता लगाया था कि समुद्री जल में 47 प्रकार के लवण घुले हुए हैं। तो इसको आप अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। डिटमार महोदय ने समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों का अध्ययन किया था और उन्होंने कुल 47 प्रकार के लवणों की खोज की थी। तो इसमें कौन कौन से नमक शामिल हैं इसको आप यहाँ पर देखिए। सबसे ज़्यादा क्लोरीन की कुल मात्रा
ग्राम होती है। सोडियम 10.47 ग्राम, सल्फेट 2.65 ग्राम, मैग्नीशियम 1.28 ग्राम, कैल्शियम 0.41 ग्राम एवं पोटेशियम 0.38 ग्राम होती है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा क्लोरीन की होती है और ये कितनी होती है? 18.97 ग्राम। इसके बाद सोडियम का स्थान आता है, तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जलराशि की लवणता सबसे कम है? तो आप जानते हैं कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होगा या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो सागर होंगे वहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो लवणता भी ज़्यादा होगी। किंतु यहाँ पर सारे देखो, सबसे उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर स्थित है, तो बाल्टिक सागर की लवणता सबसे कम होगी क्योंकि बर्फीले एवं ठंडे क्षेत्रों में ये आता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समुद्री जलमार्ग का आर्थिक महत्व अधिक है? तो सुएज नहर का आर्थिक महत्व सर्वाधिक है। यहाँ पर आप सुएज नहर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सुएज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। यह लाल सागर में स्थित पोर्ट सुएज को भूमध्य सागर में स्थित पोर्ट सईद से मिलाती है। इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड दी लेसेप्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बनने से यूरोप एवं दक्षिणी एशिया के बीच की दूरी कम हो गई है। वैसे यूरोप एवं दक्षिणी एशिया के बीच की दूरी कम हो गई है। पहले क्या था, दक्षिणी एशिया से मान लीजिए भारत से यूरोप जाना होता था तो पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा करके जाना पड़ता था, किंतु अब अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधे जो है लाल सागर से होते हुए और भूमध्य सागर से होकर के यूरोप पहुंच जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा जलयानों और अपतटीय मंचों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची 1 में महासागर एवं सागर दिए गए हैं एवं सूची 2 में महासागरीय गहराइयाँ या फिर खाइयाँ दी हुई हैं। तो अटलांटिक महासागर में रोमांस गर्त है, प्रशांत महासागर में चैलेंजर गर्त है, हिंद महासागर में डायमंटीना गर्त है तथा कैरेबियन महासागर में केमन गर्त है। कैरेबियन मीन्स आर्कटिक महासागर में केमन गर्त है। इसके बाद दोस्तों अगला है, आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की नींव किसने रखी थी? तो आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की नींव हम्बोल्ट एवं रिटर महोदय ने रखी थी। हम्बोल्ट महोदय ने कासमास ग्रंथ की रचना की थी और कासमास को 2 भागों में इन्होंने बांटा था। इसमें ज्योग्राफी को एक तो यूरेनोग्राफी और एक ज्योग्राफी। इसी तरह से रिटर महोदय ने अर्धकुंडे की रचना की थी। रिटर महोदय एक स्वदेशवादी विचारक थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चुनाव करें। तो नवनियतिवाद टेलर महोदय का है, संभाव्यवाद ब्लास महोदय का है तथा नियतिवाद रेडजेल महोदय का है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गणितीय भूगोल के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स एवं अनेक्सिमेंडर महोदय को माना जाता है। अनेक्सिमेंडर महोदय ने एस्ट्रोलैब का आविष्कार किया था। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, रुको और जाओ नियतिवाद की अभिग्रहित अवधारणा किसने दी थी? तो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा दिया गया था और ग्रिफिथ टेलर महोदय ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता थे और ये एक प्रकार से ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर थे। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरणीय नियतिवाद का समर्थक नहीं है? तो कार्ल ओसावर पर्यावरणीय नियतिवाद का समर्थक नहीं है बल्कि संभाववादी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ईसी सैंपल दिया हुआ है, कुमारी सैंपल, ये रेडजेल की शिष्या थी और ये जो है नियतिवादी थी।
हंटिंगटन। पल्स ऑफ एशिया लिखा था, एशिया का स्पंदन इन्होंने लिखा था, और ये भी जो है संभववादी, ये भी नियतिवादी थे, और इन्होंने जो है जलवायु का मानव पर प्रभाव का अध्ययन किया था। रेडजल महोदय ने एंथ्रोपोजोग्राफी की रचना की थी, और ये जो है नियतिवादी थे। इसी तरह से इब्न खल्दून भी नियतिवादी थे। सिर्फ कार्ल ओसावर को छोड़ करके सभी नियतिवादी थे, और कार्ल ओसावर संभवतः, तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है, कार्ल ओसावर। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भूगोल में विशेष और सामान्य शाखाएं दोनों हैं, इसे पहचानने में हेटनर किस से सहमत हुए थे? तो दोस्तों भूगोल में सर्वप्रथम द्वैतवाद की शुरुआत जर्मनी के भूगोलवेत्ता वारेनियस महोदय ने की थी। इन्होंने भूगोल को दो भागों में बांटा था, एक सामान्य भूगोल और दूसरा विशिष्ट भूगोल। जो सामान्य भूगोल सिस्टमैटिक ज्योग्राफी था, और विशिष्ट भूगोल स्पेशल ज्योग्राफी। तो जो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी था वो भौतिक भूगोल हुआ, और जो स्पेशल ज्योग्राफी था वो रीजनल प्रादेशिक भूगोल हुआ। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भौगोलिक विचारधारा के क्रम में व्यापक योगदान देने वाले निम्नलिखित ग्रीक निवासियों को सही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है, एरोटोस्थनीज, अनेक्जिमेंडर, टालमी एवं अरस्तु, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रयासों से भूगोल का आधुनिक काल आरंभ हुआ? तो हम्बोल्ट के प्रयासों से भूगोल का आधुनिक काल आरंभ हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़ें और उपरोक्त कथन, निम्नलिखित कथन को पढ़ें। पहला है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मन भूगोल में रेडजल का प्रभुत्व था। फिर रेडजल ने एंथ्रोपोजोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। फिर अगला है, रेडजल डार्विन के प्रजातियों के क्रम विकास के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे। तो ये तीनों कथन सही है रेडजल के संबंध में। और रेडजल के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं कि रेडजल को राजनीतिक भूगोल का पिता माना जाता है। रेडजल नियतिवादी थे, और इन्होंने राजनीतिक भूगोल में ऑर्गेनिक थ्योरी या फिर जीवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। राज्य को इन्होंने एक जीव के रूप में प्रस्तुत किया था जिसका विकास होता रहता है, और इनकी विचारधारा को आगे चल करके हाउसहोफर ने भू राजनीति की संकल्पना के रूप में बढ़ाया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 में प्राचीन काल के योगदान दिए हुए हैं, सूची 2 में भौगोलिक अध्ययन का मुख्य विषय। तो पहला हेरोडोटस, भूगोल को इतिहास की भांति बनाना चाहिए, हेरोडोटस कहना था। दूसरा है टालमी, मानचित्र बनाने की कला। फिर अलबरूनी, गणितीय, भौतिक एवं क्षेत्रीय भूगोल। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चुनाव करें। तो मोहम्मद शफी कृषि भूगोल, आर.डी. दीक्षित राजनीतिक भूगोल, जी.एस. गोसल जनसंख्या भूगोल एवं आर.एल. सिंह क्षेत्रीय भूगोल के समर्थक रहे हैं। दोस्तों जी.एस. गोसल की यदि मैं बात करूं तो भारत में जनसंख्या भूगोल के जनक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के प्रोफेसर जी.एस. गोसल महोदय रहे हैं। और विश्व स्तर पर ही देखें तो विश्व स्तर पर जनसंख्या भूगोल के जनक जी.टी. त्रिवार्था महोदय हैं, और जी.टी. त्रिवार्था महोदय अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे। जी.एस. गोसल महोदय ने अपना शोध पत्र जी.टी. त्रिवार्था महोदय के निर्देशन में प्रस्तुत किया था। तो विश्व स्तर पर जनसंख्या भूगोल के जनक जी.टी. त्रिवार्था महोदय में हैं, एवं भारत में जनसंख्या भूगोल के जनक जी.एस. गोसल महोदय हैं। अगर यदि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जनसंख्या भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय से शुरू होता है, तो भारत में जनसंख्या भूगोल की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से शुरू होती है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, किस वर्ष में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हुई थी? तो 1850 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हुई थी।
इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में से जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सिंगापुर में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या यूरोपीय जनसंख्या की दुविधा नहीं है? तो अधिक जन्मदर ये विशेषता यूरोपीय देशों में नहीं है। अगला प्रश्न है, 2014 के आकलनों के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या अफ्रीका में निवास करती है? तो विश्व की 16% जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है एवं विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का क्रियात्मक घनत्व किन के बीच का अनुपात होता है? इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। कुल जनसंख्या एवं कुल कृषि क्षेत्रफल के बीच में जो अनुपात होता है इसको कायिक घनत्व कहा जाता है। क्या कहते हैं? कायिक घनत्व। कुल जनसंख्या में कुल कृषि क्षेत्र का भाग दे दो तो कायिक घनत्व निकल आता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 में भारत की शहरी जनसंख्या कितनी थी? तो वर्ष 2001 में भारत की शहरी जनसंख्या 27.8% थी, किंतु 2011 के आंकड़ों को यदि देखें तो भारत में शहरी जनसंख्या 31.1% है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो भारत की जनसंख्या 1,21,00,00,000 हो गई है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, पारंपरिक नृवैज्ञानिकों के अनुसार मानव जाति की मूल प्रजातियां कितनी हैं? तो पारंपरिक नृवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार मानव जाति की मूल प्रजातियां 7 हैं। फिर अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 में मानव प्रजातियां हैं एवं सूची 2 में अधिकांश व्यक्ति यहाँ से हैं। तो इसका 5वां ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले का मंगोल जो प्रजाति है वो दक्षिण कोरिया में पाई जाती है, काकेसाइड प्रजाति जर्मनी में पाई जाती है और ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति श्रीलंका में पाई जाती है और निग्रोइड प्रजाति इथोपिया में पाई जाती है। तो दोस्तों काकेसाइड प्रजाति की यदि मैं बात करूं तो संपूर्ण यूरोप महाद्वीप में लगभग काकेसाइड प्रजाति ही पाई जाती है और काकेसाइड प्रजाति को यूरोप को काकेसाइड प्रजाति का घर कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आर्य किस मूल प्रजाति से संबंधित है? तो नृवैज्ञानिकों ने प्रजातियों को 7 मुख्य भागों में बांटा है और आर्य 5वीं मुख्य प्रजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए एवं सही उत्तर का चुनाव करिए। सूची 1 में मानव प्रजातियां हैं और सूची 2 में व्यक्तियों की विशेषताएं हैं। तो पहला, मंगोलाइड ब्लड ग्रुप बी एवं ए से अधिक है। तो मंगोलाइड प्रजाति में मुख्य रूप से बी ग्रुप अधिक पाया जाता है। ये प्रश्न यूजीसी में भी पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद दूसरा, काकेसाइड हल्के से गहरे कत्थई बाल वाली होती है। फिर निग्रोइड प्रजाति कत्थई से काली कत्थई या फिर पीली कत्थई त्वचा वाली होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, महासागरीय शक्ति के आधार पर भू राजनीति की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी? तो महासागरीय शक्ति के आधार पर भू राजनीति की अवधारणा एटी माहन महोदय ने प्रस्तावित की थी। एटी माहन महोदय की महत्वपूर्ण पुस्तकों को देख लेते हैं। इनकी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक थी द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, जो 1890 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक थी द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये 1892 में प्रकाशित हुई थी। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक द लाइफ ऑफ नेल्सन 1897 में प्रकाशित हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर महासागरीय शक्ति की जब हम बात करते हैं तो भू शक्ति एवं वायु शक्ति की भी बात करना जरूरी है। तो यहाँ पर महासागरीय शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन एटी माहन महोदय ने किया था और भू शक्ति के स्थल शक्ति का सिद्धांत मैकेंडर महोदय द्वारा दिया गया था। मैकेंडर महोदय ब्रिटिश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक थे
तथा साथ ही साथ वो ब्रिटिश संसद के भी सदस्य थे। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पहली महत्वपूर्ण पुस्तक थी जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, जो 1904 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद दूसरी जो पुस्तक है वो डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी है, जो 1919 में प्रकाशित हुई। और तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस है, जो 1943 में प्रकाशित हुई थी। मैकेंडर महोदय ने हार्टलैंड शब्द का प्रयोग अपनी 1919 में प्रकाशित पुस्तक डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में किया था। इस प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से याद रखिएगा, और ये पूछा जा चुका है यूजीसी में कि किस पुस्तक में मैकेंडर ने हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी 1919। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम वायु शक्ति की भी बात करते हैं। तो वायु शक्ति का सिद्धांत ड्यूहिट महोदय द्वारा दिया गया था। ड्यूहिट महोदय की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, विक्ट्री टू एयर पावर और एयर पावर के टू सर्वाइवल। उन्होंने कहा था अब जो है युद्ध भूमि पर लड़े नहीं जाएंगे, जो भी देश आकाश पर अधिकार कर लेगा वो दुनिया के भाग्य का फैसला करेगा, संपूर्ण विश्व पर राज्य करेगा। यहाँ पर हम स्पाइक मैन की यदि बात करें तो स्पाइक मैन ने शांति का भूगोल दिया था, ज्योग्राफी ऑफ पीस 1944 में दिया था। और कार्ल हाउसहोफर की बात करें तो कार्ल हाउसहोफर जर्मनी के विद्वान थे, और इन्होंने जो है भू राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और विश्व युद्धों को कराने का श्रेय कार्ल हाउसहोफर को ही दिया जाता है, इसकी विचारधारा को दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भू शक्ति के आधार पर भू राजनीति की अवधारणा किसने दी थी? तो भू शक्ति के आधार पर भू राजनीति की अवधारणा मैकेंडर महोदय ने दी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व युद्धों के लिए जिम्मेदार किसे माना जाता है? तो अभी हमने बताया था कि विश्व युद्धों के लिए जिम्मेदार कार्ल हाउसहोफर को माना जाता है, और इनकी भू राजनीति की जो संकल्पना थी उसको कहीं ना कहीं से विश्व युद्धों के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है, क्योंकि इसने जर्मनी को युद्ध के लिए प्रेरित किया था भू राजनीति की विचारधारा ने। फिर इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें, करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 में भूगोलीय तत्व दिए गए हैं और सूची 2 में वैश्विक रणनीतिक दृष्टिकोण दिया गया है। तो जो एटी महान महोदय हैं, एटी महान महोदय ने समुद्री सिद्धांत दिया था, मैकेंडर महोदय ने भूशक्ति का सिद्धांत दिया था, दूसरे का तीसरा सही है, और स्पाइक मैन महोदय ने भूशक्ति का शांति का भूगोल का सिद्धांत दिया था, और ड्यूहिट महोदय ने वायु शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं से वही प्रश्न बार बार कोरिलेट करके पूछा जा रहा है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मैक-मोहन रेखा का सीमांकन किस वर्ष में हुआ था? तो मैक-मोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में स्थित है। इसका सीमांकन 1914 में सर मैक-मोहन द्वारा किया गया था। यह मैक-मोहन रेखा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा रेखा है उसी को मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश एवं चीन की जो सीमा है। गिलगित एवं बलूचिस्तान का प्रादेशिक विवाद निम्न में से किन के बीच है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, गढ़ सिद्धांत की व्याख्या करते समय मैकेंडर द्वारा निम्न में से किस मानचित्र प्रक्षेप का प्रयोग किया था? तो मैकेंडर द्वारा बहुशंक्वाकार प्रक्षेप का प्रयोग किया गया था, और बहुशंक्वाकार प्रक्षेप को अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप भी कहा जाता है, क्योंकि मैकेंडर महोदय को संपूर्ण विश्व को दिखाना था, इसलिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप या फिर बहुशंक्वाकार प्रक्षेप का प्रयोग किया था। इसके बाद दोस्तों अगला, यहाँ पर मैकेंडर महोदय के सिद्धांत के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो इनका एक महत्वपूर्ण कथन है, फेमस है, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल पर शासन करेगा, जो हृदय स्थल पर शासन करेगा वह विश्वद्वीप पर शासन करेगा, और जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वह संपूर्ण विश्व पर राज्य करेगा। तो इस सेंटेंस को भी आप अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 में जो संपन्न हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। फिर अगला है, पोलर जियोपॉलिटिक्स के रचयिता कौन है? पोलर जियोपॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता रिचर्ड पावेल महोदय हैं। अगला प्रश्न है, जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन अ वर्ल्ड डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके रचयिता
सोल बर्नार्ड कोहेन है, कोहेन महोदय हैं जिन्होंने पूरे विश्व को 10 भू राजनीतिक क्षेत्रों में बांटा था। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस विद्वान ने पूरे विश्व को 10 भू राजनीतिक क्षेत्रों में बांटा था, तो इसका आंसर है कोहेन। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। देखिए फिर से वही सिद्धांत आ गया कहीं ना कहीं से। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिवरस्की वायु शक्ति, रेडजल राजनीतिक भूगोल का जनक और स्पाइकमैन परिधि भूमि सिद्धांत और एटी महान समुद्री सिद्धांत। इस प्रकार से इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी से तो कम से कम 10 से 15 प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्टोरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू 6th and 7th लोकसभा इलेक्शन। इस पुस्तक के रचयिता आर.डी. दीक्षित हैं और आर.डी. दीक्षित जी का भारत में राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पट्टी का भाग नहीं है? तो मिसिसिपी राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पट्टी का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में ब्राजील, भारत और चीन का स्थान है। तो ब्राजील का पहला, भारत का दूसरा एवं चीन का तीसरा स्थान है और वर्तमान समय में भी यही क्रम है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 में ऊर्जा संसाधन दिया हुआ है और सूची 2 में उत्पादन केंद्र दिया गया है। तो कोयला गोल्ड ईगल माइन सही है, कोयला को गोल्ड ईगल माइन से मिलाना है एवं पेट्रोलियम को केर्न से मिलाना है, केर्न एनर्जी से, और तीसरा जल विद्युत को चिरकी से मिलाना है एवं नाभिकीय ऊर्जा को गोल्डन ईगल माइन से मिलाना है। इस प्रकार से इस प्रश्न का 5वां ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोहे का एक अयस्क है? तो लोहे का अयस्क लाइमोनाइट है। आप जानते हैं कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एवं सीडेराइट ये चारों जो है लोहे के अयस्क हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटाइट, फिर हेपेटाइट, फिर लिमोनाइट और सीडेराइट। तो लाइमोनाइट यहाँ पर दिया हुआ है, ये लोहे का एक अयस्क है, बाकी लोहे के अयस्क नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है? तो यहाँ पर रूस दिया हुआ है, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो तांबे के भंडार के दृष्टिकोण से चिली पहले स्थान पर है एवं उत्पादन के दृष्टिकोण से भी चिली पहले स्थान पर है। तो तांबे के उत्पादन के दृष्टिकोण से 4 देशों को देखें, तांबे के भंडारण के दृष्टिकोण से 4 देशों को देखें तो पहला चिली है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर पेरू एवं रूस। उत्पादन के दृष्टिकोण से चिली पहला, पेरू दूसरे पर, चीन तीसरे पर एवं संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जर्मनी का कोयला क्षेत्र है? तो सार कोलफील्ड जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। प्रिंसटन कोलफील्ड की यदि हम बात करें तो ये यूएसए के वर्जीनिया में है और डगलस कोलफील्ड की बात करें तो यह ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में है। पिट्सबर्ग कोलफील्ड यूएसए में स्थित है और साइलेसिया कोलफील्ड पोलैंड में स्थित है। इसके बाद अगला है, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो अजरबैजान का बाकू पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से बाकू पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है जो अजरबैजान में स्थित है, और किरकुक ये भी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है जो ईरान में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्जीनिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वर्जीनिया नौसेना युद्धपोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और वर्जीनिया जो है राज्य, यूएसए का वर्जीनिया राज्य तंबाकू के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर उच्च क्वालिटी के तंबाकू का उत्पादन होता है, ये प्रश्न भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ देश है और दूसरी तरफ लौह उत्पादक क्षेत्र है। तो पहले का चौथा है, ब्राजील को मिनास जिरास से मिलाना है। ये लोहे की खान मिनास जिरास क्षेत्र ब्राजील में स्थित है।
फिर फ्रांस को लॉरेन से मिलाना है, जर्मनी को स्विट्जरलैंड घाटी से मिलाना है एवं यूएसए को मेसाबी रेंज से मिलाना है। ये लौह उत्पादक क्षेत्र है। इस प्रकार से इस प्रश्न का पांचवा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 में कोयला क्षेत्र है और सूची 2 में कोयला के प्रकार हैं। तो पहला जो उच्च क्वालिटी का कोयला होता है वो एंथ्रासाइट है, तो 1 को 3 से मिलाना है एंथ्रासाइट से, और 2 को एंथ्रासाइट के बाद आता है बिटुमिनस से मिलाना है, फिर तीसरे को लिग्नाइट से एवं चौथे को पीट कोयला से मिलाना है। इस प्रकार से दोस्तों यदि निर्माण के समय के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले एंथ्रासाइट का निर्माण हुआ है, सबसे पुराना कोयला है। इसके बाद बिटुमिनस का निर्माण हुआ है, फिर लिग्नाइट का, और पीट कोयला सबसे नवीनतम कोयला है। ये अभी पूरी तरह से कोयला में बदल नहीं पाया है। तो सर्वाधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड में, फिर बिटुमिनस में, फिर लिग्नाइट में और फिर पीट कोयला में पाई जाती है। एंथ्रासाइड में कोयले की मात्रा 80 से 90%, बिटुमिनस में 60 से 80%, लिग्नाइट में 60 से 60% एवं पीट कोयला में 40% से भी कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और ये जलाने पर धुआं देता है। निकृष्ट क्वालिटी का ये कोयला होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 धातु कर्म प्रक्रम और सूची 2 धातु है। तो पहला है बेसेमर, लोहा, फेन प्लवन, तांबा, बेयर, एल्युमिनियम एवं मैक आर्थर फॉरेस्ट तांबा। तो इस प्रश्न का पांचवा ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूहों में बांटा जा सकता है। तो भारत की भौगोलिक संरचनाओं को 4 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक संरचनाओं के आधार पर भारत को 4 भागों में बांटते हैं। पहला उत्तर का पर्वतीय भाग, फिर उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तट एवं द्वीप। तो भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। इस प्रकार से यदि हम तटीय भागों के मैदानों को एवं उत्तर के विशाल के मैदान को भी मिला देते हैं तो 43% भाग पर मैदानी भाग का विस्तार पाया जाता है। और राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत ही आता है। तो ये 3, 4, 5 महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको आप जो है याद रखिएगा। गोंडवाना तंत्र शैल प्रमुखता किस नदी घाटी में पाए जाते हैं। तो दामोदर घाटी में पाए जाते हैं। भारत में यदि कोयले की बात करें तो भारत में 2 प्रकार का कोयला निकाला जाता है, एक टर्सरी कोयला एवं एक दूसरा है गोंडवाना युग का कोयला। तो जो भारत का 98% जो कोयला निकाला जाता है वो गोंडवाना श्रेणी का कोयला ही निकाला जाता है। चतुर्थक तंत्र शैल निम्न में से किस में नहीं पाए जाते हैं। तो कर्नाटक में चतुर्थक शैल क्वाटरनरी युग के चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, और कर्नाटक की चट्टान सबसे पुरानी है यहाँ पर जो भी दिए गए हैं। चतुर्थक युग की चट्टानें मध्य गंगा के मैदान में पाई जाती हैं, और तृतीयक युग की चट्टानें हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। तो भारतीय हिमालय की यदि बात करें तो सर्वोच्च चोटी गार्डविन ऑस्टिन है। और विश्व की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,885 मीटर है, 8,848 मीटर है। और नेपाल एवं चीन द्वारा इसकी लंबाई का मापन फिर से शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि कितनी ये बढ़ेगी, अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। तो भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी गार्डविन ऑस्टिन है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। इसको K2 भी कहा जाता है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारतीय कब्जे वाले हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारतीय कब्जे वाले हिमालय की सबसे ऊंची चोटी
सिक्किम में स्थित कंचनजंगा है जो 8,598 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ राज्य दिए हैं और दूसरी तरफ सूची 2 में स्वीकृत विशेष आर्थिक जोन की संख्या दी गई है। तो पहला का 3 है, पश्चिम बंगाल में 24 स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्वीकृत हैं, और दूसरे का चौथा है, राजस्थान में 11 इकोनॉमिक जोन स्वीकृत हैं, और तीसरे का पहला है 49 एवं छत्तीसगढ़ में चौथे का दूसरा है 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्वीकृत हैं। तो इस प्रश्न को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख करके जाइएगा, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की संख्या अब बदल चुकी है। अगला प्रश्न है, काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो काली सिंध नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो काली सिंध नदी की यदि बात करूँ तो ये मुख्य रूप से चंबल की सहायक नदी है, और चंबल यमुना की सहायक नदी है, इसलिए काली सिंध नदी यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, केरल में मानसून पहुंचने की सामान्य स्थिति है। तो 1 जून को केरल में मानसून पहुंच जाता है। तो इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। और मानसून पहुंचने केरल से भी पहले सर्वप्रथम भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून आता है, और इसके बाद केरल में। निम्न में से भारत में अगस्त में वर्षा की परिवर्तनशीलता समानता कहाँ होगी? तो अगस्त में वर्षा की परिवर्तनशीलता समानतः जोधपुर में होगी। इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। फिर है, हिमालय में एल्पाइन जोन मध्य समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर मिलती है? तो 3500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर एल्पाइन जोन पाया जाता है, और इस प्रश्न का पांचवा ऑप्शन सही है। इसके बाद, भूदान आंदोलन निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था? तो भूदान आंदोलन गांधीवादी नेता विनोबा भावे द्वारा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला है, वनाच्छादन प्रतिशत की दृष्टि से भारतीय राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो वनाच्छादन प्रतिशत की दृष्टि से भारतीय राज्यों में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। ISFR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य इस प्रकार हैं, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ एवं चौथा उड़ीसा एवं महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार से सर्वाधिक वनाच्छादन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की वर्टिसॉल गहराई की दृष्टि से मानी जाती है, गहरी मृदा मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों, भारत में निम्न में से किस प्रकार की मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? तो यहाँ पर काली मिट्टी दिया गया है, जो ऑप्शन गलत है। इसका आंसर है जलोढ़ मृदा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1, मानसून के वापस होने की तिथि। सूची 2 में क्षेत्र दिए हुए हैं। तो पहला का दूसरा सही है। 1 सितंबर को अमृतसर, सबसे लेट में पंजाब में मानसून पहुंचता है और सबसे पहले वापस भी होने लगता है। फिर दूसरे का तीसरा सही है, 15 सितंबर दिल्ली। फिर तीसरे का 15 अक्टूबर का चौथे से मिलाना है रायपुर, और फिर 15 नवंबर बेंगलुरु। इस प्रकार से दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर इनको सबको मिला देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। तो पहला, बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दूसरा, भोटिया जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। तीसरा, करबी जनजाति असम में पाई जाती है, एवं चौथी, रोंगपा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की लगभग जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10.4 करोड़ है। कितनी है? 10.4 करोड़। तो यहाँ पर अगर भारत के
दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है, तो 8.6% है और अनुसूचित जाति कितनी है, 16.6% है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की लगभग जनसंख्या कितनी है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, लगभग 80 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 80 लाख है, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 31.6% है। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, जो बीजापुर की कुल जनसंख्या का 80% है। फिर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 का विस्तार एवं प्रभावी अवधि क्या है, तो नवंबर 2012 से अक्टूबर 2017 तक थी। अगला प्रश्न है, भारत में बहुस्तरीय नियोजन के अंतर्गत पंचायतें किस स्तर पर होती हैं, तो भारत में मल्टीनेशनल प्लानिंग के अंतर्गत पंचायतें 5वें स्तर पर आती हैं। ठीक है दोस्तों, पहले स्तर पर यहाँ पर आप देख लीजिए, मल्टीनेशनल प्लानिंग की यदि बात की जाए तो पहले स्तर पर देश आता है, दूसरे स्तर पर राज्य आता है, तीसरे स्तर पर जिला आता है, चौथे स्तर पर ब्लॉक आता है एवं 5वें स्तर पर ग्राम आता है। तो इस प्रकार से ऊपर से योजनाएं अगर बनाई जाती हैं, केंद्र से राज्य को भेजी जाती हैं, राज्य से जिले को, जिले से ब्लॉक को और ब्लॉक से गांव को भेजी जाती हैं। यदि ग्रामीण स्तर पर कोई समस्या है तो गांव से ब्लॉक भेजी जाएगी और ब्लॉक से जिले में, जिले से राज्य में और राज्य से केंद्र में ऊपर तक पहुंचा दी जाती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है मल्टी लेवल प्लानिंग। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा द्वारा पहले लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो जमशेदजी टाटा द्वारा पहले लौह और इस्पात उद्योग की स्थापना, जिसे टिस्को कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं, इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी और इसका उत्पादन मुख्य रूप से 1912 से शुरू हुआ था। तो इसको आप अच्छी इस प्रकार से याद रखिएगा, 1912 से उत्पादन शुरू हो गया था। फिर अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का कितने प्रतिशत अंश जनजाति कल्याण के लिए आवंटित किया गया है, तो इसका आंसर है 0.1%। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का आज दूसरा प्रश्न पत्र मैंने सॉल्व करवाया है। इस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्रों के अंतर्गत 50-50 करके कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। इसी तरह से भूगोल विषय की बात की जाए तो 2 वीडियो के माध्यम से आप भूगोल विषय के 100 प्रश्न के अंतर्गत 200 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने पिछले वीडियो को ना देखा हो तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा और ये वीडियो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने में काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। इससे कई प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद।